हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इतिहास की दुनिया। मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड किया था बट आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से जो वीडियो का जो वॉइस है वो नहीं आ रहा था उस वीडियो में। इसलिए मैं उस वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दे रही हूँ। सेम वीडियो रहेगा, कंटेंट भी सेम रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के हमको सोर्सेस कहाँ कहाँ से मिलते हैं। उस टाइम के भी हम देखेंगे कि उस टाइम पे हमको ऐसे कौन कौन से मतलब सोर्सेज मिल रहे थे, और अभी हम देखेंगे कि हमें प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बुक की बात करें तो कुछ लोग मतलब ऐसे होंगे, अगर वो इतिहास मतलब वैकल्पिक विषय के रूप में अगर वो चूज करना चाहते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि एक बुक आती है ये सतीश चंद्र मध्यकालीन भारत सल्तनत से मुगल काल तक, और जो उसका टाइम पीरियड है वो 1506 से 1206 से 1526 तक है। इसमें सल्तनत काल, ये दिल्ली सल्तनत का इसमें टाइम चलता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे जो बुक की रिक्वायरमेंट होती है ये अलग अलग पर्सन पे वेरी करती है। लाइक अगर मतलब किसी को बहुत ज़्यादा डीप में जाके पढ़ना है, या फिर किसी कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो मतलब वो ज़्यादा उसको मतलब ऐसे एग्जाम्स है लाइक ग्रुप सी या डी के उसको एग्जाम्स देने हैं, तो उसके लिए इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अदर बुक्स फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं आगे मतलब बता दूंगी आपको कौन कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर वैकल्प मतलब इतिहास जो है उसको लेके आपको आगे चलना है, लाइक अगर आपको नेट जेआरएफ और मतलब ये सारी चीज़ें जैसे मतलब इसी में इतिहास में आगे चल के हिस्ट्री लेके आपको पीएचडी वगैरह करनी है या एमए भी हिस्ट्री में करना है, और यहाँ हम बोल सकते हैं कि जैसे जो आपको अगर स्टेट पीसीएस देना है या मतलब जो मतलब यूनियन की जो सिविल सर्विसेज होती हैं अगर आपको उसको देना है, तो दोनों में आपको एक वैकल्पिक विषय चूज करना ही करना होता है। आप किसी भी स्टेट या फिर ऐसे यूनियन में यूपीएससी दें, कोई भी या फिर स्टेट पीसीएस दे, तो आपको एक वैकल्पिक विषय का चयन करना आपके लिए अनिवार्य होता है। उस केस में अगर आप इतिहास को एक वैकल्पिक विषय के रूप में अगर आप चूज कर रहे हैं, आप उसको चुन रहे हैं, तो अगर आप मध्यकालीन भारत मतलब अगर उसमें जो मिडिवल हिस्ट्री का मतलब आता है, जो पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको मैक्सिमम कंटेंट जो होता है वो इस सतीश चंद्र की बुक में मिल जाएगा। सतीश चंद्र के दो पार्ट आते हैं, एक आता है ये दिल्ली सल्तनत, और ये सेकंड आता है मध्यकालीन भारत सल्तनत से मुगल काल। उसका टाइम पीरियड था 1206 से 1526, इसका टाइम पीरियड रहेगा 1526 से 1761। तो 1761 तक की चीजें मतलब सतीश चंद्र दो भाग में आती है, दो पार्ट में आती है। वो पार्ट ऊपर वाला पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। आप वैकल्पिक विषय अगर लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक इन बुक को ले सकते हैं। मैं इन बुक की एक खासियत आपको बता दूं कि आपको ये लेंदी बहुत ज़्यादा लगेंगे। मैं पहले ही बता दूं, लेंदी बहुत ज़्यादा आपको लगेंगे क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो भर भर के है। आपको अगर मतलब कंटेंट अगर चाहिए तो उसमें भर भर के है। और मैं बता दूं, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपका रिटन है, तो उसमें आपको एक टॉपिक अगर वो पर्टिकुलर उठा के दे रहे हैं तो उसमें आपको 250 शब्द लिखना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो नॉलेज है वो डीप होना चाहिए। इसलिए इस बुक को आप आँख बंद करके ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। समझने में भी बहुत ईज़ी लैंग्वेज है, समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बस यही है कि स्टोरी बेस पे है, ऐसा नहीं आपको पर्टिकुलर नोट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप बहुत ज़्यादा करता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास हमारी जो थर्ड बुक आएगी, वो आती है ये। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में चुन रहे हैं या फिर आपको आगे हिस्ट्री लेके चलना है, सबसे पहले आप एनसीईआरटीज अपनी कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप कोई भी इतिहास, जैसे अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ ले। अगर आप एंशियंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री एनसीईआरटी उसकी पढ़ लीजिए। सेम ऐसे अगर आप मध्यकालीन भारत शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप इस बुक को फॉलो कीजिए, मध्यकालीन भारत। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, मैं आपको बता दूं। जो न्यू एनसीईआरटी उसमें इतनी सारी चीजें अब रह नहीं गई है, ये ओल्ड एनसीईआरटी है। आप ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं।
हाँ, उसके बाद एक ये बुक आती है मध्यकालीन भारत राजनीति समाज और संस्कृति। अगर आप वो दोनों बुक पढ़ लेते हैं, वो आपको वैकल्पिक विषय के रूप में होती है। लेकिन अगर आपको मेंस लेवल पे लिखना है, तो मेंस लेवल पे सेम उसी बुक का, वो दोनों बुक का एक, आप समझिए ना, एक गाइड की तरह, जैसे 10th या 12th में विद्या क्वेश्चन बैंक आती थी, अवतार वगैरह बहुत सारे गाइड आते थे। तो आपका जो टेक्स्ट बुक है, वो ऊपर की जो मैंने दो बुक बताई वो प्लस एनसीईआरटी है। ये जो है ये एक गाइड की तरह समझिए, आपकी टॉपिक वही रहते हैं, बट उसमें काफी मतलब उधर ब्रीफ कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें इसमें ऐड की गई हैं। तो आप सबसे पहले आप एनसीईआरटी कवर कीजिए, फिर आप उन दोनों बुक को कवर कीजिए, उसके बाद आप इस पे आ सकते हैं। तो ये था हमारा अभी के लिए जो बुक्स हैं, हम क्या क्या कौन कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं, वो ये था। और अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप मतलब ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मतलब ग्रुप जो है वो ऑप्शन मतलब आता है, उसके लिए आप क्रॉनिकल का आता है, या फिर आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं जिसमें 10 से 12 पेज में पूरे इतिहास को खत्म कर दिया गया। सिर्फ फैक्ट है, अगर आप रटने की उतनी क्षमता रखते हैं और आपको सिर्फ मतलब एलिमिनेट करने के लिए उसमें हेल्प चाहिए, या फिर उसमें ऑप्शन आपको टिक करने के लिए हेल्प चाहिए, तो आपके लिए लूसेंट बेस्ट ऑप्शन है। पर अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मतलब आपको रिटन एग्जाम देना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा उसका डीप अध्ययन करें। अगर आप डीप पढ़ना है आपको, तो आप सतीश चंद्रा को आराम से फॉलो कर सकते हैं। अदर बहुत सारी बुक आती हैं, आप उसको भी मतलब एक ऐसा है आप उसको देख सकते हो, बट अगर मतलब मैं अपना बताऊं तो फिर मेरे हिसाब से सतीश चंद्रा बेस्ट है, बिकॉज इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो एक स्टोरी ऐसे बनाते हुए आती हैं, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब होता नहीं, गहराई तक उसको लेके गए हैं। अब अगर हम बात कर लें, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं मुगल काल, और मुगल काल में हम जो मतलब मध्यकालीन भारत जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस मध्यकालीन भारत में हम शुरुआत करेंगे 1526 से। बाकी जो पहले की चीज़ें हैं सल्तनत काल में आपको उसका पूरा एक लेक्चर और उसका प्रोवाइड करती रहूंगी टाइम टाइम से, लेकिन अभी जो मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ वो मैं मुगल स्टार्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, उसका फिर मैं सल्तनत भी पढ़ा दूंगी, सल्तनत काल। अगर हम मिडावल हिस्ट्री के सोर्सेज की बात करें, तो जो सोर्सेज हमारे पास दिखते हैं वो फर्स्ट सोर्सेज मतलब सबसे पहले तो आक्रमण बाबर का ही होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं मतलब देख लूंगी, सिर्फ बाबर का ही क्या, मैं बाबर के जो मतलब पिताजी थे उमर शेख मिर्जा, उनके जो चाचा दी जी थे अहमद मिर्जा जी, जो कि समरकंद के शासक थे, मैं इन सब लोगों के बारे में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताऊंगी कि ऐसी क्या क्या कंडीशंस बनी कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने मतलब पड़ा। वैसे बाबर ने भारत पर आक्रमण किया नहीं था, वैसे सब बोलते हैं आक्रमण किया था उसने, बट वो आक्रमण नहीं था। अब मतलब उसके लिए ऐसा था कि रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो लूटपाट के तो उद्देश्य से ऐसे आक्रमण करने आए थे। वो अस्थायी रूप से फिर रहना चाहता था यहाँ की कंडीशंस को देख के, और वो आमंत्रित किया गया था उसको, मतलब इब्राहिम लोदी के ही जो कुछ ऐसे थे जो उनके खिलाफ थे, उन लोगों ने ही आमंत्रित किया था उसको। तो ये बात की हमारे टॉपिक, इन सारी चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। अगर हम मिडावल हिस्ट्री के सोर्सेज की बात करें, बेसिकली हम अगर मुगल पढ़ रहे हैं तो मैं मुगल काल के पहले सोर्सेज बता दूं कि आपको जो मुगल टाइम पीरियड है उसके सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो पहला आता है इसमें बाबरनामा। बाबरनामा इसको मतलब तुझके बाबरी का ही ये फारसी में अनुवाद है बाबरनामा। ये फर्स्ट सोर्सेज है, मैं आपको टोटल मैं बता दूं, आप इसको लिखते रहिए। आप किसी भी A to Z बुक, किसी भी बुक को फॉलो कर लें, आपको किसी भी बुक में ऐसे पूरे एक सीक्वेंस वाइज चीजें आपको नहीं मिलने वाली कि आपको एक जगह सारी चीजें मिल जाए। आपको बहुत सारी बुक पलटनी होगी एक एक सोर्सेज के लिए। तो मैं आपको लाइन से 14 ऐसी मतलब वो बताऊंगी सोर्सेज जो मुगल काल जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप इसको नोट कर लें ताकि एक क्विक रिवीजन आपको आगे चल के करने में हेल्प मिले। और जो ग्रुप सी या ग्रुप डी की भी जॉब की वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग उन लोग के एग्जाम में भी एक नंबर में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इस जो सोर्स है इसको किसने लिखा है। तो सबसे पहले आता है इसमें बाबरनामा, जिसका फारसी अनुवाद है, और ये रियल में ये तुर्की में लिखा गया था, तुझके बाबरी इसका नाम है। और उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे तारीख रशीदी, इसको लिखा गया है मिर्जा हैदर के द्वारा। मिर्जा हैदर कौन था? ये बाबर का चचेरा भाई था।
इसमें हमको 1527 से 33 और फिर 33 से 41 के मतलब जो टाइम लाइन है उसके बीच में जानकारियां मिल जाती हैं। थर्ड नंबर पे आता है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम, जो कि गुलबदन बेगम कौन है, वो हुमायूं की बहन थी। और मैं बता दूं कि जो गुलबदन बेगम जी हैं, इन्होंने हुमायूं के बारे में बहुत नकारात्मक बातें लिखी है। इवन उन्होंने जो बाबर की मृत्यु हुई थी उसका इल्जाम भी पूरा हुमायूं पे डाल दिया था। तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी। चौथा आता है तारीख ए हुमायूं। ये लिखा गया है शेख वयाजीद के द्वारा। शेख वयाजीद हुमायूं के ही समकालीन थे। पांचवें पे आता है तज़किरात उल वाक़ियात। तज़किरात उल वाक़ियात, ये जो तज़किरात उल वाक़ियात है ये मिर्जा जौहर के द्वारा लिखी गई और मिर्जा जौहर भी हुमायूं के समकालीन थे। छठवें नंबर पे आता है कानून ए हुमायूं। लिखा गया है ख्वांद मीर के द्वारा। कानून ए हुमायूं लिखा गया है ख्वांद मीर के द्वारा। सातवें पे आता है तारीख तारीख ए शेरशाही। ये लिखा गया है अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी कौन था? ये शेरशाह के मतलब ये शेरशाह के बारे में लिखता है अब्बास खां सरवानी, ये उनके समकालीन थे। आठवां आता है वाक़यात ए मुस्ताकी। वाक़यात ए मुस्ताकी, ये लिखा गया है शेख रिज़ाकुल्लाह द्वारा। ये इस जो मतलब ये है वाक़यात ए मुस्ताकी, इसमें हमको लोदी से लेके सूरवंश तक के बारे में जानकारी मिलती है। 9th नंबर पे आता है तारीख दाऊदी। तारीख दाऊदी लिखी गई है अब्दुल्ला के द्वारा। इसमें हमको जहांगीर से ले मतलब सॉरी जहांगीर और शेरशाह के बारे में जानकारी मिलती है तारीख दाऊदी से। 10वें नंबर पे आता है आईने अकबरी। आईने अकबरी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। 11वें नंबर पे आता है तबकात अकबरी। तबकात अकबरी जो है वो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है। निजामुद्दीन अहमद और अबुल फजल ये दोनों अकबर के समकालीन है। और ये जो आईने अकबरी है ये मतलब आईने अकबरी और तबकात अकबरी ये अकबरनामा का एक पार्ट है। मुंतखब उल तवारीख, ये 12वां हमारा सोर्स है। मुंतखब उल तवारीख, ये लिखा गया है बदायूनी के द्वारा। बदायूनी कौन थे? ये अकबर के काल में काजी के पद पर थे और अकबर ने इनको हटा दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि अकबर के बारे में कितना उसको महान बताएंगे, कितनी उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे। फिर 13वें नंबर पे आता है, सॉरी मैं मजाक कर रही थी, ये अच्छी बातें नहीं लिखेंगे, उनकी बहुत ही निंदा करेंगे। और 13वें नंबर पे आता है तुज़के जहांगीरी। तुज़के जहांगीरी जो है वो जहांगीर के द्वारा मतलब लिखी गई। वैसे जहांगीर के द्वारा क्या लिखी गई है, जहांगीर ने इसको शुरू किया था बट वो पूरा नहीं कर पाए थे, उनकी मौत हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको मुदबिंद खान ने कंप्लीट किया था। 14वें नंबर पे आता है इकबाल नामा। इकबाल नामा जो है वो मुदबिंद खां के द्वारा मतलब लिखी गई है। जी मुदबिन खान नाम आ रहा है, ये जहांगीर के समकालीन थे। और इस इकबाल नामा जो है इसमें तैमूर से लेके जहांगीर तक के बारे में हमको जानकारियां मिलती हैं। जो मैंने बताया तुज़के बाबरी का फारसी में अनुवाद बाबरनामा है, ये पायंद खां के द्वारा की गई थी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताते चल रही हूँ आपको, और कल से हम स्टार्ट करेंगे इसको, मतलब ये बाबर से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आता है सेकेंड जो फैक्ट है वो है किंग लीडन स्किर्न ने बाबरनामा का, तो कोई पूछे बाबरनामा का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? सबसे पहले वो तुज़के बाबरी था, तुज़के बाबरी से वो पायंद खां के द्वारा बाबरनामा बना दिया गया फारसी में अनुवाद करके। फिर किंग लीडन स्किर्न ने, ये अलग अलग नाम है, ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप एक साथ लिख दें। किंग लीडन एस्किन, इनके द्वारा बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। और मैडम बेबरी जो थी वो तुझके बाबरी मतलब का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जब आप कहेंगे कभी बाबरनामा का तो इन्होंने कर दिया, फिर ये तुझके बाबरी का कर रहे, मैं आपको बता दूं जो किंग लीजन स्किन मतलब ये तीनों नाम आते हैं, इन तीनों ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यानी बाबरनामा यानी फारसी से अंग्रेजी में चेंज किया था। बट मैडम बेवरीज जो है इन्होंने तुझके बाबरी जो उसका रियल टेक्स्ट था जो कि तुर्की में लिखा गया था उसका उससे मतलब उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। फिर आता है हमारे पास, अगर हम और बताएं तो जो अब्दुल्ला, अभी मैंने आपको एक जगह मतलब बताया था तारीख दाऊदी जिनके जो लिखे हैं, ये जहांगीर के समकालीन थे और इन्होंने शेरशाह के बारे में लिखा था। और मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, ये काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो हम तुज़के बाबरी देख रहे हैं ये एक ऐसा इकलौता ग्रंथ है जो कि मतलब तुर्की में लिखा गया है। बाकी जितने भी मिडाइवल हिस्ट्री के हमको मतलब सोर्सेज मिलते हैं, जितनी भी बुक्स मिलती हैं, जितने भी टेक्स्ट मिलते हैं, वो सब फारसी में मिलते हैं। लेकिन इकलौता ऐसा ये टेक्स्ट है तुझके बाबरी, एक ऐसी आत्मकथा है जो कि तुर्की में लिखी गई। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मतलब
मध्यकालीन भारत में ऐसा हमको कौन सा एक मतलब आत्मकथा या एक ऐसा कौन सा टेक्स्ट दिखता है जो कि तुर्की में लिखा गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुझके बाबरी है, बाकी सब फारसी में लिखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल, मतलब सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मिलते हैं। और हम स्टार्ट करेंगे बाबर के जन्म से। और बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483। तो आगे की चीजें हम कंटिन्यू रखेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक चैनल को थोड़ा बढ़ाने में हेल्प कीजिए। मतलब मेरे लिए भी थोड़ा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ के लिए कि मैं उसको थोड़ा और आगे कंटिन्यू रख सकूँ, मतलब आगे के लेक्चर्स जो है वो मैं कंटिन्यू आपको दे सकूँ। इसके लिए प्लीज़ आप थोड़ा सा मतलब ऐसा कर सकते हैं, थोड़ी आप हेल्प करते हैं। और एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि आपको मैं कोई फोर्स कर रही हूँ कि आप उसको लाइक ही करें, मैं सीरियसली बता रही हूँ। मुझे अगर आपको कोई भी मुझे सजेशन अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, जैसे भी सुबह मुझे मैसेज मिला था, उन्होंने बताया कि वॉइस नहीं आ रही उसमें, तो कुछ टेक्निकल इशू था। तो ऐसे अगर कोई भी इशू होता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझसे बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, आप डाउट पूछ सकते हैं उसके, मतलब उससे रिलेटेड, या और भी कोई चीज़ें यहाँ पे कोई सजेशन है कि नहीं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी होनी चाहिए, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, आप कुछ भी सजेशन दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।